तो तुम लोग कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ तुम लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और खुश होंगे। ठीक है, तो देखो, तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 9 चैप्टर 7। ठीक है, जो कि गति गति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको तुम लोग पूरा देखो और यहाँ से समझ जाओ। पूरा चैप्टर को मैंने नोट्स बना दिया है। ठीक है, तो तुम लोग चाहो तो यहाँ से उतार सकते हो। तो बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा गति। तो गति क्या है? समय के साथ वस्तु का अपना आसपास का वातावरण के अनुसार अपनी जगह में बदलाव करना गति कहलाता है। ठीक है, तो गति किसको कहते हैं? जैसे कि मान लो देखो, ये कलम है, तो ये कलम यहाँ से वहाँ मैंने कर दिया, तो ये क्या हुआ? एक तरह का गति हुआ। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से यहाँ कर दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया? गति हो गया। आप लोग साइकिल चलाते होंगे तो एक गति है, गाड़ी चलाते होंगे तो वो भी एक गति है। ठीक है, जैसे देखो, उड़ते हुए पक्षी, वो क्या कर रही है? गति कर रही है। ठीक है, धमनियों एवं शिराओं की रक्त की गति। देखो, धमनी और शिराओं को यहाँ पे टच करोगे, जस्ट यहाँ पे ऐसे टच करोगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे रक्त शिराएं ऐसे ऐसे पार हो रही है। तो दौड़ते हुए बालक की गति, तो तुम लोग जब दौड़ते होंगे तो वो भी क्या है? गति है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या है? किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, मान लो हम तुमको कुछ बताएंगे तो वो एक मूल बिंदु की तरह बताएंगे, यानी कि हम कुछ निर्देश देंगे उसको याद रखने के लिए, तो उसको हम मूल बिंदु कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों को इधर पता चलेगा कि ठीक है मूल बिंदु क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं सदिश एवं अदिश राशि। तो भौतिक राशियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो भौतिक राशि जो भी है वो दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन सा? एक है सदिश राशि और दूसरा है अदिश राशि। हम लोग दोनों को बारीकी से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सदिश राशि। तो देखो, वो भौतिक राशि जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो ये चीज याद होना चाहिए। उदाहरण में देख लो, भार, वेग, बल, संवेग और विस्थापन। देखो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करता है कि भार सदिश राशि है या अदिश राशि है, वेग जो है वो सदिश है या अदिश है, बल सदिश है या अदिश है, संवेग सदिश है या अदिश है, या फिर विस्थापन सदिश है या अदिश है। ऐसे प्रश्न पूछता है, तो आप लोग याद कर लेना कि सदिश राशि कौन कौन से हैं? भार, वेग, बल, संवेग, विस्थापन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला। तो देखो, यहाँ पे है अब अदिश राशि, वो भौतिक राशि जिसमें दिशा न होकर केवल परिणाम होता है, यानी कि दिशा नहीं होता है, क्या होता है? परिणाम, उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण देखो, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, दूरी, घनत्व आदि, ये सब क्या है? सब अदिश राशि है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न करता है कि क्षेत्रफल सदिश है या अदिश है, आयतन क्या है? सदिश है या अदिश है, चाल क्या है? सदिश है या अदिश? तो अदिश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछता है, तो आप लोग याद कर लो कि सदिश राशि क्या है और अदिश राशि किसको बोलते हैं। आइए समझ में। अब हम लोग देखते हैं विस्थापन, अब हम लोग देखते हैं दूरी तथा विस्थापन। तो यहाँ पे देखते हैं वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो क्या दूरी किसको कहते हैं? मान लो आप लोग गाड़ी से कहीं जाते होंगे, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस डिस्टेंस को हम लोग दूरी कहेंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे विस्थापन। तो किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वस्तु, देखो, वस्तु के प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, ठीक है, यानी कि ये हुआ प्रारंभिक स्थिति और ये हुआ अंतिम स्थिति, इसके बीच, ठीक है, इसके बीच, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहा जाता है।
तो आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ आया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे दूरी तथा विस्थापन में अंतर, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो इधर है दूरी और इधर है विस्थापन, दोनों को कंबाइन करके अच्छे से पढ़ेंगे। यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई होती है। दूरी क्या होती है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। और विस्थापन क्या होती है? यह वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, यह एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि, याद होना चाहिए, अदिश राशि है दूरी। विस्थापन क्या है? तो यह एक सदिश राशि है। आ गया समझ में। तीसरा पॉइंट देखते हैं, दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक। और इसमें तीसरा पॉइंट क्या है? विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकती है। विस्थापन क्या हो सकती है? धनात्मक भी और ऋणात्मक भी और शून्य भी। चौथा पॉइंट देखते हैं, यह विस्थापन से बड़ी या बराबर होती है। दूरी जो होता है विस्थापन से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। और विस्थापन क्या है? इसमें देखते हैं, दूरी से छोटा अथवा बराबर होता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, ये दूरी यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है। यह किस पर निर्भर करती है? वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर करती है। और यह तो ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे अगला आप देखो, सरल रेखीय गति। ठीक है, सरल रेखीय गति किसको कहते हैं? देखो यहाँ पे, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय गति यानी कि रेखीय पथ पर गतिमान हो तो सरल रेखीय गति कहते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा फंडा है कि जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पर, ठीक है, कोई जब सरल रेखीय पर यानी कि पथ मतलब होता है कि रास्ता, सरल रास्ता पर गतिमान हो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक समान गति। जब कोई वस्तु समान समय समान अंतराल में समान दूरी तय करती है, यानी कि समान समय में और समान समय अंतराल में, तो ये चीज याद होना चाहिए। अब देखते हैं असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। तो ये आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम नोट्स ही काम देता है। अब हम लोग देखते हैं चाल। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? चाल। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाल की मात्रक। ठीक, क्योंकि एग्जाम में पूछता है चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। चाल एक अदिश राशि है, यह सदा धनात्मक होता है। तो ये चीज़ याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं औसत चाल। ठीक है, औसत चाल देखो क्या है? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देने पर औसत चाल प्राप्त होती है। यानी कि वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी होता है, कुल दूरी को हम लोग क्या करेंगे? कुल समय से उसको भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? औसत चाल निकल जाएगा। देखो यहाँ पे औसत चाल का फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय, यानी कि वह कितने समय में वहाँ पे गया। यहाँ पे मान लो मैं निकला हूँ 9 बजे, यहाँ पे पहुँचा हूँ 10 बजे, तो कितने समय में गया? 1 घंटे में गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं औसत चाल। मात्रक होता है इसका मीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, औसत चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला, वेग। अब हम लोग पढ़ेंगे वेग के बारे में। ठीक, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहते हैं। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, वेग एक ऐसा राशि है, सदिश राशि। अब हम लोग देखते हैं चाल और वेग में अंतर।
तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो चाल, यह इकाई समय में वस्तु द्वारा तय दूरी होती है। क्या होती है? यह इकाई द्वारा वस्तु द्वारा मतलब कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी होती है। और वेग क्या होती है? यह इकाई समय में वस्तु द्वारा तय विस्थापन होता है, वेग। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, यह एक अदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि। और वेग क्या है? यह एक सदिश राशि होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, किसी गतिमान वस्तु का औसत चाल शून्य नहीं हो सकता। कोई भी चाल जो चल रहा है तो उसका जो औसत चल रहा है वो शून्य हो ही नहीं सकता। ठीक है। तीसरा है, किसी गतिमान वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है। चौथा पॉइंट है, किसी वस्तु का चाल हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। और चौथा पॉइंट है यहाँ वेग का चौथा पॉइंट है, किसी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। और लोग देखेंगे त्वरण। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के तरफ से। त्वरण, इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहा जाता है? त्वरण। ठीक है, तो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग में परिवर्तन और बट्टा लिया गया समय। तो इसका क्या निकल जाएगा? त्वरण निकल जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछता है ऐसे क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ पे त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आ गया होगा समझ में। कल हम लोग करेंगे इसका आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।